हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो पहला एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे हर वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प है। तो आप जो भी आपको पार्ट में इंटरेस्ट है वीडियो के, आप वहाँ पे डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। सो वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले स्कोर कार्ड मैं बताऊंगा अपना, फिर एक ऑनेस्ट टेक अवे स्कोर कार्ड से रिलेटेड, फिर एक हार्श रियलिटी क्योंकि इतने सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं और इतना कुछ इसमें स्टेक्स हाई है ऑब्वियसली जो बच्चों के लिए, उनके लिए एक हार्श रियलिटी की कैसे वो जज करें आगे। और फिर इंग्लिश के कुछ सॉल्विंग टिप्स जो एक व्यूअर ने पहले पूछा था, तो मैं सोचा थोड़े टिप्पणी दे दूं अपनी इस पे। सो पहले तो स्कोर कार्ड पे आते हैं। सो मुझे रीजनिंग में आए 40.5। जनरल मतलब देख ही सकते हैं बेसिकली। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज मुझे जीके में अच्छे स्कोर आया, इंग्लिश में भी ठीक स्कोर आया, और ऑन एन एवरेज मुझे इसमें खराब स्कोर आया, और इसमें भी कुछ खास स्कोर नहीं आया जिसमें मोस्टली लोग स्कोर करते हैं। इसका रीज़न ये था थोड़ा कि मुझे ईगो सॉल्विंग आ गया था। मैं पहले जीआई करता हूँ, रीजनिंग करता हूँ, तो उसमें दो तीन सवाल ऐसे थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे बट मैं चाहता था बने। एंड वहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया और वो अल्टीमेटली नहीं बना। मैंने कुछ तुक्का मारा जो गलत हुआ, वही तीन है यहाँ पे तुक्के मारे। और ये फिर यहाँ पे अफेक्ट किया कि यहाँ पे टाइम कम पड़ गया मैथ्स में। और मैथ्स में टाइम कम पड़ा तो क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व होंगे तो मोस्टली आंसर सही होते हैं। ये एक्चुअली कंसेप्चुअल सिली मिस्टेक्स हैं। एंड उस कारण से मैथ्स में टाइम कम बचा और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो गए। मैं लकी था कि जनरल अवेयरनेस में मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रहा था मुझे वो आते थे, और कुछ गेसेस थे एजुकेटेड गेसेस जो सही बैठ गए। अब हम आते हैं एक ऑनेस्ट टेक अवे पे। तो ऑनेस्ट टेक अवे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें रैंक मित्रा से ली गई हैं, और ये डेटा भी जो यहाँ पे है। तो रैंक मित्रा के वेबसाइट पे अब जितना सही हो नहीं हो बट इसके आसपास ही होगा प्रोबेबली। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इसको लाए हैं। अगर आप जनरल से हैं तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वही आपका मोटा मोटी रैंक रहेगा उस केस में। सो 190 में 96 लोग डाला है, 180 में 1700, 170 में ये, 160 में 30,000, और 150 से ऊपर लाए 60,000 लोग। एंड गिवन द फैक्ट कि टीयर वन और टीयर टू का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, जैसा मैंने रिसेंटली मॉक्स देख मुझे लगा, टीयर टू हल्का टफ है फॉर श्योर, बट मोटा मोटी सेम है। तो उसमें एक इंडिकेशन ये है कि ये रैंक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये स्कोर्स इंपॉर्टेंट हैं आपको जो भी पोस्ट चाहिए उसके लिए। बिकॉज आप फिर से इन्हीं बच्चों से या इन्हीं कैंडिडेट से कंपटीशन होगा और सेम लेवल पे और सेम क्वेश्चन ही आएंगे। ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होने वाला है। इंग्लिश के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बट इंग्लिश में कुछ कभी कभी सही गलत बताना डिफिकल्ट हो जाता है। कांस्टेंट जो पता है कि सही गलत जिसमें हो सकता है उसमें हम रीजनिंग और क्वांट को ही डाल सकते हैं, इसमें हम श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं कि हाँ, अगर बनाया है तो 100% एक्यूरेसी आने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ही एक थोड़ा टफ चैलेंज था, बिकॉज जो कट ऑफ गए हैं प्रीवियस ईयर्स टीयर टू पे, वो 338 गया है टॉप पोजीशन के लिए, जैसे कि एएसओ, एमईए, और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी। एंड ये शायद पोस्ट के रैंक गए हैं थोड़े और लेटर पोस्ट के लिए, शायद एक लेवल जो लोअर रहता है, और ये गए हैं बाकी इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड एटसेट्रा। तो ये चीज़ें लाने के लिए और इन लेवल्स पे रुकने के लिए इन रैंक्स को बीट करना होगा, इन स्कोर्स के पास पहुंचना पड़ेगा। एंड उसके लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है डेफिनेटली। जो अच्छे स्कोर लाए हैं, जैसे कि मोटा मोटी देखा जाए तो स्कोर उठा जाएगा, हाँ सही है, बट ऑनेस्टली अगर रैंक देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में लाई कर रहा हूँ। तो मुझे इस स्कोर लाने के बाद ऑब्वियसली मैं ज़्यादा चांसेस टारगेट करूंगा टॉप पोजिशंस ही। एंड मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कहीं 166 दिखा रहा था इसमें। सो मुझे आई वांट टू बी इन द टॉप 200 और 300 टू गेट दिस पोस्ट। एंड उसके लिए मुझे यहाँ लाई करना है। एंड इसके साथ ही साथ
एक प्रॉपर टॉक मैंने सुना भी था एक्चुअली, कि उनको जो रैंक 1 लाए थे पिछले बार, उनको 340s में स्कोर था। और उनका बेसिक स्ट्रैटेजी जो उन्हें हेल्प किया था, वो था गेटिंग 90 इन रीजनिंग, गेटिंग 90 इन मैथ्स, जीके में शायद उनको 45 थे, और बाकी जो कटे थे वो इंग्लिश में कटे थे। सो इसमें फुल मार्क्स लाना इज वेरी टफ बिकॉज इट्स स्टिल 1 मिनट पर क्वेश्चन, एंड क्विक थिंकिंग के साथ साथ एक्यूरेसी भी 100% पहुंचना। और उनके लिए बहुत नॉर्मल था ये कहना कि इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं, इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं, और मेहनत करके इंग्लिश में भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज कि कितना अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए कि आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकें कि इसमें और इसमें फुल मार्क्स लाया जा सकता है, और इसलिए मुझे मॉक्स में भी आते थे और यहाँ भी आया। सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज, मुझे भी उस बैरियर को क्रॉस करना, बिकॉज डेफिनेटली मेरे नंबर्स अभी सही नहीं है, 50 में 35 और 40.5। सो सेकेंडली एक हार्श रियलिटी पे आते हैं। हार्श रियलिटी उन बच्चों से रिलेटेड है जो जस्ट क्वालिफाई करेंगे, जस्ट क्वालिफाई। क्योंकि ये प्री मेंस इस टाइप का नहीं है जिसमें प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस में आप सब्जेक्टिव लिखें, तो टैलेंट्स वेरी करते हैं दोनों फेजेस में। इसमें दोनों फेज में सेम एग्जाम है, टीयर 1 और टीयर 2 में। तो जो टैलेंट आप टीयर 1 में दिखाएं, उसी का एक सब पार्ट दिखा पाइएगा टीयर 2 में, उसी का एक कोरिलेटेड परफॉर्मेंस ही होगा। कोई एकदम अलग परफॉर्मेंस करने के लिए आपको इस 2-3 महीने जो बाकी है एग्जाम में, उसमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और 1.5 लाख लोग सिलेक्ट हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा है ये। इतने बच्चे तो शायद कैट देते हैं हर साल, जितने सिलेक्ट हुए। और 18 के पोस्ट हैं। हाँ डेफिनेटली इट्स नॉट बैड, क्योंकि 10% लोग अगर सिलेक्ट हों तो इट्स गुड इनफ, बट आई एम प्रिटी श्योर कि जिनको 160 के अराउंड आ रहा होगा, वो 18th के रैंक लाना तो नहीं प्लान कर रहे होंगे। और जिनको 130 से जस्ट क्वालिफाई कर रहे होंगे, वो ये तो प्लान नहीं कर रहे होंगे कि मुझे बस एक रैंक आ जाए टीयर 2 में जो ढंग का हो, वो भी एक पोजीशन ही एम कर रहे होंगे। तो इस कारण से हार्श रियलिटी ये कहना चाहता हूँ मैं कि स्पेशली वो लोग जो 130s 127s जस्ट क्वालिफाई करें, कितना भी टफ है एग्जाम, जस्ट क्वालिफाई करें, एक चांस रहेगा कि आप शायद आपको रैंक ना आए, या रैंक आए तो आपको सेटिस्फाई ना करे वो रैंक। एंड उसके लिए आपको शायद और एक अटेम्प्ट लगे फॉर श्योर। एंड समटाइम्स ये भी ज़रूरी है कि कब किसी एग्जाम को छोड़ना होता है। जैसे हम क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं करते अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वैसे ही जैसे मैंने अपने लाइफ में सीखा है, समटाइम्स वी spend a lot of time giving this exam and we don't see that we need to skip this exam as well. एंड सीजीएल का मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज इतने बच्चे एग्जाम देते हैं कि कोचिंग्स को बहुत फायदा है, एंड दे वुड लाइक यू टू गिव दिस एग्जाम ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। बट गिव दिस एग्जाम, गिव दिस एग्जाम ओवर एंड ओवर अगेन। मैं नहीं रोकूंगा, और किसी को हक नहीं है आपको रोकने का। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू विल improve for sure. I've seen a person who's giving his third attempt, a video of that person, and has scored 157 in this attempt, which is a good motivation for a lot of people. Important ये है कि आप साथ साथ एक बैकअप एग्जाम भी दें, जो आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करने के ज़्यादा सक्षम है। एंड इस बैकअप के साथ आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। तो इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए प्लीज़, अगर आप जिस मार्जिन पे हैं, आप इसके लिए प्रिपेयर करिए, बट एक बैकअप एग्जाम या बैकअप जॉब भी लिए रखें प्लीज़, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपको कभी ऐसा फील ना हो कि इतने साल निकल गए और मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, और मैं घर पे बैठा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं अभी भी अनश्योर हूँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा अगले साल। क्योंकि अनश्योरिटी इंडियन एग्जाम सिस्टम में एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। तो उसके लिए प्लीज़ एक बैकअप एग्जाम के साथ प्रिपेयर करें, और आई होप आप सबका हो जाए। बट होगा तो सिर्फ 18 के लोगों का, और टॉप पोस्ट में उनसे भी कम। सो डिफिकल्ट तो रहेगा। सो बस यही था कि हैव अ बैकअप प्लान, हैव अ बैकअप जॉब और एन एग्जाम जो आप कर सकें। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, पैसे आते रहेंगे, और एक सेल्फ वर्थ
इससे एसोसिएट हो जाता है कि हाँ, you are doing something, be it not exactly your dream, but still you are doing something, and this self-worth will help you achieve your dream sooner or later. Trust me, this is important. अब सेकंड आते हैं इंग्लिश टिप्स पे। तो वही व्यूअर ने पूछा था, और ऑनेस्टली मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए ये बताना बहुत टफ है, बट मैं एक जनरल हेल्प तो कर ही सकता हूँ, आई गेस। सो मेरे तरीके में आई थिंक ये है कि आप मॉक्स देना बढ़ाइए फॉर श्योर। कुछ नहीं तो बस इंग्लिश का सेक्शन दीजिए, अगर हर सेक्शन नहीं देना है करेंटली। एंड एक लॉग मेंटेन कीजिए कि आप लिख रहे हैं कि आपका क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या वो सिली मिस्टेक हुआ कि ये पार्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको 2 चीज़ मेंटेन करना होगा लॉग में, सिली मिस्टेक एंड न्यू स्टडी मटेरियल। तो ये दोनों धीरे-धीरे करके ये कम होते जाएगा, ये कभी और बढ़ेगा, लेकिन विद प्रैक्टिस ये भी कम होता जाएगा। अल्टीमेटली ये ज़ीरो डाउन हो जाएगा, और सिली मिस्टेक्स को आपको ठीक करना पड़ेगा जो प्रैक्टिस से हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप मॉक एनालिसिस करें और लॉग मेंटेन करें। सेकेंडली, कोई भी लैंग्वेज ना, अकॉर्डिंग टू मी, सुन के ज़्यादा सीखते हैं रादर देन रट के या फिर थ्योरेटिकल पढ़ के। और आई वुड सजेस्ट, और मैंने भी ये फॉलो किया जब मुझे थोड़ा डाउट होता था अपने ग्रामर पे, कि एक यूट्यूब चैनल ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे। शायद सर्च कीजिए, कुछ टॉपर्स बताएं, कुछ लोग बताएं जो हाँ ये सर अच्छे हैं, वो अपने आप ही अचानक से आपको पता चल जाएगा ओवर फ्यू सर्चेस। एंड लिसन एंड लर्न। वो अगर बता रहे हो कि ग्रामर कुछ बोल रहे हैं, ग्रामर का डिस्कशन हो रहा है, वो बताएंगे आंसर है। स्टार्टिंग में शायद इंट्यूटिव ना लगे, बट धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आप वही चीज़ सुन रहे हैं हर दिन। आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपके इंट्यूटिवनेस काम करता है लैंग्वेज के एग्जाम्स में, वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो आपको अपना इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ाने हैं। एंड इसके साथ साथ जब ये इंट्यूशन बढ़ेगा तो अपने आप आपका लैंग्वेज में सही हो जाएगा, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यार इनको ना ये जीए टाइप का ही है, कितना भी रट लो शायद नहीं बैठे। तो भैया जितना आप सुनोगे उतना आप नए वर्ड्स को के साथ आप अकस्टम हो गए, यूज टू हो गए, और फिर वो वर्ड्स आएंगे तो आप आंसर शायद कर पाओ, और शायद ना भी कर पाओ। तो ये ही खेल है जिसमें मैं बोल रहा था इनिशियली भी कि 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है इंग्लिश और जीके में। और ये चीज़ के साथ करिए, और अगर हेल्प हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।